जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इल्मी जज़ीरा। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में जिस चीज़ को मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है पंजाब यूनिवर्सिटी के अंडर आने वाली अप्लाई की डेट्स फॉर अंडर ग्रेजुएट्स फॉर फर्स्ट सेमेस्टर एंड बीएस फिफ्थ सेमेस्टर के प्रोग्राम्स के लिए। मैं बारी बारी वो तमाम डिटेल्स को कवर करूँगा जो इसके अंदर एडमिशन के लिए ज़रूरी हैं, और इसका अप्लाई का प्रोसेस जो कि थोड़ा सा ट्रिकी है, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी है, उसको मैं कवर करूँगा। उसको आपने कैसे करना है उसका स्टेप बाय स्टेप मैं आपको उसमें गाइड करूँगा, और उसकी एलिजिबिलिटी के बारे में बताऊँगा, इसके लास्ट ईयर मेरिट के बारे में, प्रोग्राम्स के बारे में, और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन वीडियो की तरफ जाने से पहले सबसे पहले चैनल कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कीजिए लाइक और देखते रहिए इल्मी जज़ीरा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। हाँ जी, तो पंजाब यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट की अप्लाई जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। आप इसमें फर्स्ट सेमेस्टर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में जो अप्लाई होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ एफएससी होता है। एफएससी आपने आईसीएस प्री इंजीनियरिंग या कोई भी आपने 12 ईयर की एजुकेशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। और फिफ्थ सेमेस्टर के लिए भी इसमें अप्लाई होता है, और उसके लिए ज़रूरी होता है कि आपके 14 ईयर्स की एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए, या फिर आपको होप सर्टिफिकेट देना होता है कि कंप्लीशन का। उससे ये होता है कि अब आपका जो रिजल्ट आता है आपको एक उम्मीद होती है कि आप कितने मार्क्स आ जाएंगे। अगर आप कितने मार्क्स आ जाते हैं और वो मार्क्स जो होते हैं एडमिशन के लिए जो होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं, तो आपको उसमें एडमिशन हो जाता है। इसमें डिफरेंट प्रोग्राम होते हैं, नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, बहुत ज़्यादा प्रोग्राम होते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में जिसमें स्टूडेंट जो होते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ये सब प्रोग्राम्स जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं ये सब प्रोग्राम्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। जो अप्लाई की लास्ट डेट है वो तो है 18 नवंबर। अभी तक तो यही डेट चल रही है, मे बी ये डेट एक्सटेंड हो जाए, लेकिन स्टिल यही डेट है जो मेंशन की जा रही है इसमें अप्लाई के लिए। और इसकी जो अप्लाई है वो स्टार्ट हो चुकी है और इसकी अप्लाई हो रही है। कुछ इंस्ट्रक्शन हैं इसमें अप्लाई की। तो पंजाब यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए एज मैटर करती है। अगर आप रेगुलर प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एज, अगर आप अंडर ग्रेजुएट फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एज 24 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप बीएस फिफ्थ सेमेस्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एज आपकी 26 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन ध्यान में रहेगा कि ये जो एज होती है ये फॉर द रेगुलर स्टूडेंट्स जो मॉर्निंग प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए होती है। जो स्टूडेंट्स इसमें सेल्फ सपोर्टिंग या सेल्फ फाइनेंस पे अप्लाई करते हैं, या इवनिंग प्रोग्राम्स के लिए, या रेप्लिका या आफ्टरनून के लिए अप्लाई करते हैं, उनके लिए ये एज मैटर नहीं करती। उनके लिए कोई एज की लिमिट नहीं हुआ करती है। अच्छा, बीएस के फर्स्ट सेमेस्टर के प्रोग्राम के लिए पहले यूनिवर्सिटी ने कहा था कि यूसेट जो एग्जाम है वो कंपलसरी है, वो देना ज़रूरी है, और उसका रिजल्ट में आपका पास करना उसको ज़रूरी है, और उसकी वेटेज जो है 15% मेरिट में डाली जाएगी। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि पाकिस्तान में सैलाब आ गया। सैलाब आने की वजह से बहुत सारे जो एरिया से वो अफेक्ट हुए, और उसके अफेक्ट होने की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो टेस्ट दे ही नहीं सके। तो यूनिवर्सिटी ने अपनी पॉलिसी में थोड़ी सी रिलैक्सेशन दिखाई, और उसने ये कहा कि आप अगर जो सेट आपने दिया हुआ है तो वेल एंड गुड, आपकी 15% जो है वेटेज वो उसमें इंक्लूड कर दी जाएगी मेरिट में। लेकिन अगर आपने यूसेट नहीं दिया हुआ तब भी आप यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा पॉइंट है, ये आप लोगों के ध्यान में होना चाहिए। स्टूडेंट जो है इसके बारे में कंफ्यूज हो रहे हैं। और आगे इसके जिस मैंने बताया फिफ्थ सेमेस्टर के लिए आपकी 14 ईयर्स की जो एजुकेशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए। अच्छा, जो लेट सेशंस होते हैं उसमें भी अप्लाई तो हो जाता है यूनिवर्सिटी में, लेकिन उसमें डिडक्शन होती है। आप तकरीबन पिछले 5 सेशन का जो लेट सेशन होता है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके हर सेशन के लिहाज से तकरीबन अराउंड 2% जो होती है वो आपके मेरिट में से डिडक्शन कर ली जाती है। तो उस तरह से ये भी जहन में रहेगा कि अगर आप लेट हो गए हैं, अगर आप क्या कोई साल मिस हो गया है और उस साल के बाद आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो होते हैं मेरिट में से डिडक्शन की जाती है। अच्छा, जो बीएस फर्स्ट सेमेस्टर के लिए अप्लाई करते हैं और जो बीएस में लेट सेशन कर रहे होते हैं उनका अप्लाई का थोड़ा सा तरीक़ाकार ट्रिकी होता है। उसमें ये होता है कि उन्हें एप्लीकेशन होती है जो कि उन्हें रजिस्ट्रार ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी का नाम लिखनी होती है। उस एप्लीकेशन को वो अपने कंसर्न एचओडी, जो पंजाब यूनिवर्सिटी का कंसर्न एचओडी होता है, उसे वो जाके पहले उसे अप्रूव करवानी होती है, और फिर वो जाके रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके जमा करवानी होती है। आप पंजाब यूनिवर्सिटी में ऑन बेसिस ऑफ कोटा भी अप्लाई कर सकते हैं। स्पोर्ट्स कोटा के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं इसमें, लेकिन उसके लिए ज़रूरी होता है कि आपके पास किसी क्लब का या किसी का भी कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए। पाकिस्तान में ठप्पा चलता है, और ठप्पा जो होता है वो सर्टिफिकेट्स पर होता है, तो आपके पास सर्टिफिकेट्स का होना ज़रूरी होता है। आप अदर कोटाज बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे कोटाज होते हैं। अब मैं तो शायद उन्हें कवर भी ना कर पाऊँ इस वीडियो में। आप इसकी जो आगे रिक्वायरमेंट्स वगैरह देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, या आप एलिजिबल हों तो आपको पता होगा पहले से ही, आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप कोटा के डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो आपके पास पूरे होने चाहिए। आप फॉरेनर हैं या ओवरसीज़ हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका प्रॉपर चैनल जो है आपने उसी के थ्रू अप्लाई करना है। होम कंट्री की जो एम्बेसी है उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, और पाकिस्तान मिशन अब्रॉड ऑफिस जो है उसके जरिए आपकी जो एप्लीकेशन है वो अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी के ऑफिस में आनी चाहिए। तो इसका जो अप्लाई का प्रोसेस है वो ऑनलाइन अप्लाई है, कोई मैनुअल सबमिशन इसकी नहीं है। और अप्लाई का प्रोसेस जैसे मैंने आपको बताया स्टार्ट हो चुका है, और तकरीबन 18 नवंबर जो है इसकी डेडलाइन है। और अगर आप कोटा के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके
उसके लिए आपको 500 का एडिशनल चालान देना होता है। हर प्रोग्राम का जो होता है 500 का चालान है, हर प्रोग्राम के लिए आपको 500 का चालान पे करना है। लेकिन अगर आप कोटा के लिए अप्लाई करने तो उसके लिए अलग से आपको 500 का चालान जो होता है वो पे करना होता है। तो अब पंजाब यूनिवर्सिटी की जो अदर कैंपसेस हैं, कायदेआज़म तो मेन कैंपस है, उसके अलावा जो गुजरांवाला और जो झेलम के कैंपस है उनके लिए भी प्रोग्राम, उनके लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशन वही हैं जो मेन कैंपस के लिए हैं। तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ, और वो ये है कि इसकी जो है मेरिट लिस्ट वगैरह की डेट्स की हैं। तो अप्लाई की डेडलाइन तो हमने बता दी कि 18 नवंबर है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है इसकी 28 नवंबर को लगेगी फॉर रेगुलर प्रोग्राम्स, और जो लोग सेल्फ सपोर्टिंग या सेल्फ फाइनेंस पर अप्लाई करें उनकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट 5 दिसंबर को लगेगी। इस तरह फिर आगे जो लिस्टें हैं वो लगती जाएंगी, और जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट की जो ड्यूज की सबमिशन की डेट है वो 1 दिसंबर है, और सेल्फ फाइनेंस की जो है 8 दिसंबर है। अब इसमें एक चीज़ ये है, और इसमें जो क्लासेस हैं वो रेगुलर प्रोग्राम वालों की जो है 2 जनवरी को स्टार्ट हो जाएंगी, और सेल्फ फाइनेंस वालों की 9 जनवरी को सन 2023 अगले साल स्टार्ट होंगी। अच्छा, तो इसमें एक चीज़ है कि जी पंजाब यूनिवर्सिटी में जनाब स्कॉलरशिप कौन से होते हैं और कैसे अप्लाई होता है, और उनके लिए हम कब अप्लाई कर सकते हैं, और कौन कौन से स्कॉलरशिप होते हैं। जी बहुत सारे स्कॉलरशिप होते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी जो पाकिस्तान की वन ऑफ द लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ है, और इसमें जो होता है बहुत सारे स्कॉलरशिप होते हैं, लेकिन वो स्कॉलरशिप आपके एडमिशन के बाद ही अप्लाई होते हैं, और जब आप अपने डिपार्टमेंट्स में जाएंगे तो वो लोग खुद आपको उन सब स्कॉलरशिप के बारे में गाइड करेंगे। एडमिशन से पहले स्कॉलरशिप का प्रोसेस इसलिए नहीं किया जाता कि स्टूडेंट जो होता है वो बाद में प्रोग्राम छोड़ देता है, तो इस वजह से भी उसे उस स्कॉलरशिप के लिए एड नहीं किया जाता। वो जब एडमिशन सिक्योर कर लेता है उसके बाद उन्हें एडमिशन के बाद ही स्कॉलरशिप के जो प्रोग्राम होते हैं उनके बारे में बताया जाता है। जिस तरह मैंने बताया, नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में ऑफर किए जाते हैं, और ये तमाम प्रोग्राम्स आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। इसका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, आप वहाँ से भी इन सब तमाम प्रोग्राम्स को चेक कर सकते हैं। मैं एक इनको पढ़ने लग गया तो सारा टाइम तो इसी में निकल जाएगा, तो आप इन सब प्रोग्राम्स को देख सकते हैं। और ये देखने के लिए कि आप इसमें एलिजिबल हैं भी या नहीं है, सिंपल है। उस प्रोग्राम के आगे जो व्यू एलिजिबिलिटी लिखा हुआ है उस पर आप क्लिक करेंगे, और यहाँ पे उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा हुआ है, तो आप देख लेंगे इस तरह इस प्रोग्राम का जो है इंटरमीडिएट या इक्विवेलेंट आपका कोई भी प्रोग्राम हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपली आप इसमें एलिजिबल हों या नहीं आप यहाँ से देख सकते हैं। हर प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन्होंने मेंशन की हुई है। उसके बाद जनाब लास्ट ईयर का जो मेरिट रहा है इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और ये तमाम मेरिट आप देख सकते हैं रहा है। और पंजाब यूनिवर्सिटी का जो मेरिट होता है वो पाकिस्तान में हाईएस्ट मेरिट होता है, और इसमें डिफरेंट प्रोग्राम में बहुत हाई मेरिट होता है, और आप देख सकते हैं कि आप इसमें अप्लाई के लिए एलिजिबल हैं भी या नहीं, कि आपका अप्लाई करने के बाद आपका मेरिट बनने का कोई चांस है भी या नहीं। अच्छा, रिफंड पॉलिसी में इसका ये होता है कि अगर आपने एडमिशन ले लिया है और एडमिशन लेने के बाद आपको रियलाइज़ हो कि आपने कहीं और एडमिशन लेना है या आप इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो हर यूनिवर्सिटी का एक प्रॉपर रिफंड पॉलिसी होती है कि अगर आपने पहले हफ्ते में अगर रिफंड के लिए अप्लाई कर दिया तो आपको 100% जो रिफंड होता है वो दिया जाता है। 100% रिफंड में जो होते हैं कुछ चीज़ें होती हैं उन्हें एग्जाम्प्ट कर दिया जाता है, तो कुछ बाकी जो चीज़ होती हैं उसका रिफंड दिया जाता है। आई थिंक जो चीज़ें एग्जाम्प्ट करते हैं उनमें कुछ छोटे मोटे चार्जेस होते हैं जो ऊपर के यूनिवर्सिटी के लगे होते हैं वो एग्जाम्प्ट हो जाते हैं, उसके अलावा जो रिफंड होता है वो स्टूडेंट को दे दिया जाता है। अगर आप 2 हफ्ते के अंदर रिफ़ंड मांग रहे हैं तो तकरीबन 50% जो होता है वो रिफ़ंड किया जाता है, और अगर आपने तकरीबन 16 दिनों के बाद रिफ़ंड मांगा है तो आपको कोई रिफ़ंड नहीं दिया जाता। अच्छा, अब हम इसका देख लेते हैं अप्लाई प्रोसेस। अब अप्लाई प्रोसेस का थोड़ा सा लेंथी है, इतना लेंथी नहीं है लेकिन आसान सा है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको ध्यान से कीजिएगा। आपका जो अप्लाई का जो लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहले आपने पर्सनल इन्फो डालनी है, इसमें आपने पहले अपना CNIC डालना है और उसी CNIC को फिर रीटाइप करना है। और सम टाइम कुछ ऐसा होगा कि कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि जनाब हम CNIC डाल तो रहे हैं लेकिन वो लग नहीं रहा, फर्स्ट आए उनके जो मे भी हो सकता है उनका कर्सर यहाँ हो या यहाँ हो कहीं और हो, तो अपने कर्सर को फर्स्ट यहीं पर रखिएगा और उसके बाद ही CNIC जो है वो एंटर कीजिएगा, अदरवाइज आपका CNIC जो है वो इसमें एंटर नहीं होगा। तो इस तरह से आप इसमें जो फिलिंग कर सकते हैं। उसके बाद आपने नेम बताना है, अपना फोटोग्राफ अपना अपलोड करना है, साइज़ उसका 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और फॉर्मेट कोशिश कीजिएगा JPG या PNG ही रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे ब्राउजिंग पे जब आप क्लिक करते हैं तो आप कोई भी जो आपकी फ़ोटो है आप उसको ओपन कर सकते हैं और यहाँ पर वो मेंशन हो जाएगी। फादर नेम है, फादर का CNIC है, फादर का ऑक्यूपेशन आपको बताना है, उसका पेशा बताना है, उनकी मंथली इनकम बतानी है। ये तो होता है स्कॉलरशिप वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। जेंडर अगर आपकी मेल है तो सिंपल M लिखें, फीमेल है तो F लिखें, और अगर आप क्रॉस जेंडर हैं तो आपको C, या ट्रांसजेंडर है तो आपको C लिखना होगा। डेट ऑफ बर्थ आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले आप इसमें जाके अपना सन सेलेक्ट करें, उसके बाद सन के बाद अपना मंथ, और मंथ के बाद अपनी डेट। उसके बाद रिलीजन जो भी आपका है वो रिलीजन आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, और आपसे कुरान है या नहीं इसको आपने सेलेक्ट करना है। और इसके बाद अपना ब्लड ग्रुप है आपका, और मैरिटल स्टेटस बताना है, उसका मोबाइल नंबर, अपने जो आपके गार्डियन है सरप्रेस्ट हैं उनका मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, नेशनलिटी, डोमिसाइल, प्रोविंस और परमानेंट एड्रेस। और अगर आपका पोस्टल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो सिंपल इसको एज कॉपी कर देंगे तो ये बिल्कुल उसमें कॉपी हो जाएगा। अगर किसी का अपना नंबर नहीं है तो यहाँ पे वो गार्डियन का नंबर भी दे सकता है।
अच्छा, इसके बाद आपके अगर आपने हॉस्टल की फैसिलिटी अवेल करनी है तो आप इस बॉक्स को चेक करेंगे तो ये येस हो जाएगा, लेकिन ये ज़हन में रखिएगा कि हॉस्टल की फैसिलिटी सिर्फ रेगुलर अप्लाई करने वालों के लिए है, सिर्फ उनके लिए जो मॉर्निंग प्रोग्राम्स में अप्लाई कर रहे हैं। जो सेल्फ फाइनेंस पर अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए ये फैसिलिटी नहीं है। उसके बाद अगर आपने एनसीसी ट्रेनिंग ली हुई है तो आपको सिंपली बॉक्स को चेक करेंगे, अगर नहीं ली हुई तो उसको अनचेक छोड़ दें। इस तरह ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं अगर आप इसमें किसी में पूरा उतरते हैं, अगर आपको स्पेशल पर्सन है, आपकी कोई जो है आप हैंडीकैप हैं या कोई भी मसला है तो आप इसको भी डिसेबिलिटी आपको किसी भी किस्म के, तो आप इसको चेक कर सकते हैं और यहाँ पे फिर आपको मज़ीद डिटेल्स देनी होंगी और सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा डिसेबिलिटी का। तो इस तरह से ये सारी डिटेल जो है आप दे सकते हैं और कोई भी बॉक्स आप चेक करेंगे तो साथ में आपको उसकी डिटेल्स भी देनी होंगी, ये भी ध्यान में रहे। और अगर आप पहले से ही इसमें यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और उसके बाद आपने दोबारा एडमिशन लेने आए तो फिर आपको उसके लिए भी अपना जो है जो रजिस्ट्रेशन नंबर यूनिवर्सिटी ने आपको अलॉट किया होगा वो आपको देना होगा। और अगर आप किसी और डिपार्टमेंट में पढ़ते थे तो आपको उस तमाम डिपार्टमेंट की जो है जितनी भी डिटेल है वो आपको देनी होगी, अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी के किसी भी डिपार्टमेंट में पढ़ते थे। ये करने के बाद उसको अपडेट एंड प्रोसीड करेंगे और आपको ये एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन की तरफ ले आएगा। एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन में आपने वन बाय वन करके अपनी सबसे पहले मैट्रिक और मैट्रिक के बाद अपने अपने अंडर ग्रेजुएट के बाद अपनी 2 ईयर की है 4 ईयर की जो भी है, इस तरह आप आगे उसे डाल सकते हैं। मेरे पास मैट्रिक और अंडर ग्रेजुएट नहीं दे रहा क्योंकि मैं वो ऑलरेडी डाल चुका हूँ, लेकिन आपके पास वो दे रहा होगा तो आपने वो डालनी है। उसके बाद आपने यहाँ पर डिग्री सर्टिफिकेट का टाइटल देना है। अगर आप मैट्रिक हैं तो आपकी ये साइंस होगा और अगर आप एफएससी के बेस पे करें तो ये प्री मेडिकल होगा। एग्ज़ाम टाइप जो होगा वो एनुअल होता है, जो भी होगा मोस्टली एनुअली होता है। पासिंग ईयर बताना है, अपना रोल नंबर बताना है, सीरियल नंबर बताना है और ये आपको अपने रिजल्ट कार्ड से या फिर सनद से मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर या रेफरेंस नंबर ये भी आपको रिजल्ट कार्ड या फिर सनद पर लिखा हुआ मिल जाएगा। ग्रेडिंग सिस्टम बताना है, मार्क्स बताने टोटल और ऑब्टेन मार्क्स बताने हैं। निचले के जो 3 खाने हैं ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने स्किप भी करते हैं, नो इशू। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आएगा ऐड मोर एजुकेशन, आपने उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे दोबारा से ये फिलिंग करनी होगी और फिर आपने यहाँ पर एफएससी की डिटेल जो होते हैं वो डालनी होंगे सेम उसी तरह ही, और फिर सेव एंड प्रोसीड करेंगे। और इसके बाद अगर आपकी मज़ीद एजुकेशन है तो उसको मज़ीद डालेंगे, नहीं तो फिर आप प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ और यहाँ से आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव कर जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप की तरफ जब आप मूव करेंगे तो आपसे वो आपका एक्सपीरियंस और आपके जो पब्लिकेशंस है उनको मांगेगा, और आपकी कोई पब्लिकेशन या एक्सपीरियंस नहीं है तो सिंपली इसको स्किप कर दें। जैसे ही आप इसको स्किप करेंगे ये आपको नेक्स्ट फेज़ की तरफ ले आएगा और नेक्स्ट फेज़ में आते ही आगे के लिए मूव करेंगे। और ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है होने में, लेकिन अभी ये हो जाएगा। और अगर आपकी पब्लिकेशन भी कोई नहीं है तो आप सिंपली इसको ओके करते हैं और ये आपको नेक्स्ट स्टेप पर ले आएगा और आपने प्रोसीड करना है टू द नेक्स्ट स्टेप। जैसे आप इसे प्रोसीड करेंगे आपने अपलोड करने डॉक्यूमेंट्स को। डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं? आपका मैट्रिक और इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट। आपने सिंपल अपलोड डॉक्यूमेंट पे आप क्लिक करें और क्लिक करने के बाद यहाँ पे ब्राउजिंग का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करें और आपने जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट के 300 KB मैक्सिमम साइज़ की पिक जो है वो आपने अपलोड करनी है अपने रिजल्ट कार्ड की, और फिर यहाँ से अपलोड डॉक्यूमेंट पे आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक नहीं करेंगे तो डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होगा। इनकेस अगर आपका डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हो गया है और अपलोड होने के बाद आपको रियलाइज़ हो आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया था वो गलत था तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, इट विल बी नॉट अ बिग इशू। और सिंपली आप इसको रिप्लेस पे क्लिक करके उसको चेंज कर सकते हैं। और अगर देखना चाहते हैं कि आपने डॉक्यूमेंट कौन सा अपलोड किया है तो आप व्यू पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको ये डॉक्यूमेंट शो होना स्टार्ट हो जाएगा। बैक टू द फॉर्म आएंगे और फॉर्म में आने के बाद आप अपने फाइनल सबमिशन कर सकते हैं या आप अपने अपडेटेड डॉक्यूमेंट देख भी सकते हैं। तो अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन मैं फाइनल सबमिशन की तरफ मूव कर रहा हूँ। और उसके बाद आपने सब ये रीड आउट करना है कि आपने किया है, क्योंकि इसको चेक करने के बाद आप इसको दोबारा एडिट नहीं कर सकते आप जब आप एक बार इसे सबमिट कर देंगे तो अच्छी तरह से इसको रीड आउट कर लें और उसके बाद कोई मिस्टेक है उसे ठीक कर लें। आप प्रोसीड कर सकते हैं बैक स्टेप की तरफ, लेकिन एक बार आपने इसको चेक करके इसको सबमिट कर दिया उसके बाद आप इसको दोबारा एडिट नहीं कर सकते। तो मैं तो सिंपल सबमिशन की तरफ जा रहा हूँ क्योंकि मैंने तो सारा फर्जी फिल किया हुआ है, मेरे कोई भी जो डिटेल है वो ठीक नहीं है। उसके बाद आपने बताना है कि कौन से प्रोग्राम के लिए आपने अप्लाई किया। फर्स्ट करें आपने ग्रेजुएट के लिए अप्लाई किया तो डिपार्टमेंट जिस डिपार्टमेंट के लिए आपने अप्लाई किया, फर्स्ट मैंने आर्कियोलॉजी के लिए अप्लाई किया। प्रोग्राम में मैंने बताना है कि फर्स्ट सेमेस्टर है या मेरा 5th सेमेस्टर है, मैंने फर्स्ट सेमेस्टर के लिए अप्लाई किया। तो आगे फिर वो डिटेल बता रहे हैं, सारी डिटेल बता रहे हैं। अगर आपने एंट्री टेस्ट दिया है उसका रिजल्ट आया तो आपने बता देना कौन सा एंट्री टेस्ट आपने दिया है कि यूसैट ई मतलब इंजीनियरिंग के लिए, एम मेडिकल के लिए, और जिस तरह आगे डिफरेंट जो हैं वो शो किए जा रहे हैं। तो अगर आपने दिया है तो आप इसको चेक करेंगे, चेक करने के बाद आप देखेंगे वो आपसे इसकी डिटेल मांग रहा है। और अगर आपने नहीं दिया तो सिंपली आप इसको अनचेक ही रहने दें। ओपन मेरिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसको बॉक्स को चेक करेंगे। और अगर आप किसी कोटा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कोटा के लिए अप्लाई करने के लिए फिर आपको स्पेसिफिक कोटा के लिए आपने क्लिक करना होगा और उसके बाद आपने मज़ीद डिटेल जो है वो एंटर करनी होगी जो भी वो आपसे
पूछेंगे। तो ये सब करने के बाद आप इसको चेक कर सकते हैं बॉस को, और आप एट अ टाइम ओपन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और कोटा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद सबमिट करेंगे एप्लीकेशन और जनरेट करेंगे चालान को। जैसे ही आप सबमिट करेंगे एप्लीकेशन को, तो ये आपकी बीएस आर्कियोलॉजी का जो प्रोसेस था वो कंप्लीट, ऑलमोस्ट कंप्लीट है। लेकिन आपने उसके बाद प्रिंट करना है चालान। जैसे ही प्रिंट चालान करेंगे आप, तो यहाँ पर आपको अपना चालान फॉर्म जो था वो शो होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये चालान फॉर्म आपने बैंक में जाके जमा कराना है फॉर 500 रुपीज़। और बैंक इसमें एचबीएल में भी और यूनाइटेड बैंक में आप इसे जमा करवा सकते हैं। और ये जमा करवाने के बाद आप आएंगे जनरेट एप्लीकेशन पर। जनरेट एप्लीकेशन पर आने के बाद आप यहाँ से ये तमाम जो आपने चालान जमा करवाए इसकी डिटेल एंटर करेंगे। अपना जो जिस बैंक में आपने अपलोड किया वो बैंक का जो नाम वगैरह है वो आप बताएंगे कि कौन सा था, उसका कोड बताएंगे, चालान की डिपॉजिट की डेट बताएंगे, और चालान की जो फाइल है वो अपलोड करेंगे। मतलब जो चालान का प्रूफ है वो आप इसे अपलोड करेंगे। पेड चालान अपलोड करना है यहाँ पे। फाइनलाइज एंड जनरेट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे, आपका आर्कियोलॉजी के लिए जो एडमिशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। और जब तक आप ये तमाम प्रोसेस जो मैंने स्टेप्स किए हैं आप नहीं करेंगे तो आपका ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। तो यहाँ तक का प्रोसेस कंप्लीट करना इंतहाई ज़रूरी है। उसके बाद आप प्रिंट एप्लीकेशन कर सकते हैं और इसके बाद आप सिंपली इसको प्रिंट आउट इसका निकाल सकते हैं। और अगर ये नहीं करेंगे तो आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं होगा। प्रिंट निकाल लेना, क्योंकि इसके बाद इस प्रिंट की आपकी ज़रूरत होगी। तो आर्कियोलॉजी के लिए आपका अप्लाई हो चुका है। अब आप नेक्स्ट किसी और प्रोग्राम के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो सेम वही स्टेप आप रिपीट करेंगे। ग्रेजुएट के लिए अप्लाई किया, डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे। फर्स्ट करें आपने इंग्लिश के लिए अप्लाई किया, उसके बाद मॉर्निंग प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया। उसके बाद जो है आपने तमाम उसकी एलिजिबिलिटी वगैरह उसने देना स्टार्ट कर दिया। आपने कहा जी मैंने एफएससी के थ्रू अप्लाई किया। ये एडिशनल मार्क्स के लिए कुछ डिटेल्स दे रहे हैं, अगर आपके पास हैं तो दे दें, नहीं है तो रहने दें। और एंटी टेस्ट रिजल्ट अगर आपने कोई दिया तो वो दे दें। और उसके बाद ओपन मेरिट है या कोई कोटा है तो उसकी डिटेल आप दें। और उसके बाद चेक करें और उसके बाद सबमिट करें फाइनल एप्लीकेशन एंड जनरेट चालान। तो इस तरीके से आपका सेकंड प्रोग्राम के लिए अप्लाई होगा। सेम उसी तरह प्रिंट करना है चालान को। फिर आपने चालान को प्रिंट करने के बाद जो है आगे ये जो चालान है आपने इसको फिर जमा करवाना है अपनी यूनिवर्सिटी के जो अकाउंट नंबर हैं उनके अंदर इस चालान को आपने जमा करवाना है। और इस तरह से आप अगर आपने किसी नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है तो आप उसका भी सेम उसी तरह अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ये इंग्लिश की डिटेल आ रहे हैं। प्रिंट चालान किया, उसके बाद जनरेट एप्लीकेशन करेंगे और उसके बाद एप्लीकेशन को जनरेट करने के बाद उसके प्रिंट एप्लीकेशन उसी तरह आप निकालेंगे, सेम उसी तरह जिस तरह मैंने आर्कियोलॉजी वाले स्टेप में किया था। तो ये है इसका अप्लाई का प्रोसेस। उसके बाद जब आप जिन प्रोग्राम में अपना अप्लाई करना हो तो उसके आप प्रिंट एप्लीकेशन करके वो एप्लीकेशन फॉर्म जो अपने पास रख लेंगे और आपको ईमेल भी आ जाएगी। वो स्क्रूटनी कमेटी उसको दिख रही होगी और उसके बाद आपको बताया जाएगा कि आप उसके लिए अहल हैं या नहीं। यहाँ देखिए उन्होंने बताया कि आपका चालान जो है वो सक्सेसफुल जनरेट हो चुका है। और जब आप इसको चालान को अपलोड कर देते हैं और सबमिट कर देते हैं और उसके बाद जनरेट एप्लीकेशन कर देते हैं तो उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ आता है कि आपका जो डेटा है वो आगे यूनिवर्सिटी को जा चुका है। उसके बाद स्क्रूटनी कमेटी उसको स्क्रूटनी करेगी और उसके बाद वो देखेंगे कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं भी या नहीं। तो इस तरह से ये अप्लाई का प्रोसेस होता है। तो ये था कि कंप्लीट प्रोसेस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और ये इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो अपने रिमार्क्स जरूर दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी है। और बस अब आज के लिए इतना ही था। और थैंक यू सो मच मेरे चैनल को विजिट करने के लिए। चैनल कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कीजिए लाइक और देखते रहिए इल्मी जज़ीरा। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।